हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका 6th क्लास का लेसन फर्स्ट के तहत आपको बताएंगे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। इंडिया पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी कि एक तरफ तो इसके इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं भारत के, नीचे की तरफ ऐसे समुद्र है और पर्वत हैं, तो ये महाद्वीप की सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, यानी कि इन सीमाओं को पार करके देश के अंदर प्रवेश करना लोगों के लिए आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो ये आपने देखा किस प्रकार से लोग कैसे यात्राएं करते थे, दूसरे देशों से यहाँ पर कैसे आए थे। उसके बाद देखिए देश के नाम। हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है, तो वो आपके इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। और अपने एटलस में ईरान और यूरान का पता लगाइए। ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए बोला गया है संसार के मानचित्र में। तो ईरान जो है आपका अफगानिस्तान के बाद में आता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा हिंदोस या इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भी किया जाता था। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंडिया, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके बारे में वर्णन। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। यानी कि पहले तो सिर्फ नदी के पार जो लोग रहते थे उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग सारे देश के लिए किया जाने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें, यानी कि हमें अगर इतिहास का पता लगाना है कि प्राचीन टाइम में कब क्या कैसे हुआ था, तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढ लेना और पढ़ लेना। यानी कि अतीत का पता लगाने के लिए क्या होता है, अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई थी ना पुराने टाइम में, उन पुस्तकों को ढूंढा जाए और पढ़ा जाए तो हमें उस समय की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद है ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं, यानी कि हाथ से लिखी जाती थी, क्योंकि प्राचीन टाइम में मशीनें वगैरह नहीं होती थी। तो जितनी भी पुस्तकें थी पुराने टाइम की, वो सारे की सारी हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजों ने पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द को मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू का अर्थ हाथ से निकला है। और पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों व हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किस पर लिखी जाती थी, यानी कि हाथ से लिखी जाती थी पहली बात तो, और दूसरी बात ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में एक बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार की जाती थी, तो वो होती थी आपकी पांडुलिपियाँ। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ इस प्रकार से होती है। ताड़पत्र जो आपको यहाँ पे दिखाई गए हैं। एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, ऊपर दिखा रखा है। इतने वर्षों में कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट हो गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं जो प्राय मंदिरों व बिहारों से प्राप्त हुई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन शैली, औषधि
यानी कि इन सब चीज़ों की जानकारी तो उस टाइम की इन किताबों से मिल ही जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं और संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जिनमें से अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में भी मिलते हैं। यानी कि अलग अलग भाषाओं में कोई नाटक है, कोई महाकाव्य है, कोई कविता है, उससे भी उस टाइम की जानकारी में प्राप्त हो जाती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और संस्कृत वगैरह का प्रयोग लिखने के लिए होता था। लगभग 2250 ईसा पूर्व यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो दिखा रखा है ना, ये बड़ा अभिलेख, ये अभिलेख अशोक नामक एक शासक के आदेश से उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी कि लिखवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, यानी कि अशोक के बारे में जो आप लेसन 8 पढ़ोगे उसमें जानकारी मिलेगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों व संकेतों से ही बनी होती हैं, यानी कि लिखने के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी और अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों की भाषाओं में है, यानी कि अपने देश की भाषा नहीं है, ये अरमाइक और यूनानी भाषाओं में लिखा गया है। इस अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं। एक लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था, यानी कि उकेरा जाता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस प्रकार उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। यानी कि नियम कानून वगैरह के लिए ऐसे ही अभिलेख लिख के रखे जाते थे, जिससे लोगों को उन नियमों का पालन करना होता था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण भी दिया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय लेखों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। इसके बाद आपका अभी काफ़ी रहता है, तो आज के लिए हम आपको इतना ही करवाएंगे, बाकी आपको हम कल करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक कर देना और अधिक से अधिक कोशिश करना इन चीज़ों को 1 या 2 बार वीडियो को देखने के बाद आपको सारी बातें